कि सड़क पे थी, रहने के लिए घर नहीं था, बेटे को दूध पिलाने के लिए भी उतने पैसे नहीं थे। तो जब मुझे पहला अवार्ड मिला तो मेरे पापा इतने खुश थे कि मैं आपको अगर उनका चेहरा दिखाऊं, उनका फोटो दिखाऊं, तो आपको लगेगा उनके दिल से हंस रहे हैं। पहली बार जब उसको आपने खाना खिलाया था तो ये फोन आपने ही पकड़ाया था ना उसके हाथ में, और उस दिन उसकी हालत देख, पता नहीं उसने कब से पॉटी की हुई थी, उसकी ऐसी हालत हो रही थी कि मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती इस समय। मैंने वो जॉब छोड़ी, मैं उसको लेकर जयपुर गई। उसने कहा नहीं मम्मा, जिस पिता ने मेरी तरफ आज तक आंख उठाकर देखा ही नहीं है, मैं उस पिता का क्या करूं। तो वो बेटी जो है वो उसने अपने आप को मारना, हार्म करना शुरू कर दिया, अपनी नस वस काट ली उसने। बच्चों को मन का जरा सा काम नहीं हुआ तो वो कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप और मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। आज की बातचीत सिर्फ उपलब्धियों की नहीं, उस हिम्मत की है जो मुश्किल वक्त में इंसान को आगे बढ़ाती है। मेरी आज की मेहमान संघर्ष से संवर कर निकली एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। जिंदगी ने उन्हें बार बार चुनौती दी। जीवन में ऐसे दौर सामने आए जिससे गुजरना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। इसके बावजूद उन्होंने अपने बीते हुए कल को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। सिंगल मदर की जिम्मेदारियां उठाने के साथ ही खुद को शिक्षा, आत्मबल और सेवा के जरिए मजबूत किया और आज एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और समाज सेविका के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। लोग जब आज आपको देखते हैं तो आपको आपकी उपलब्धियों की वजह से ताकतवर समझते हैं जी। लेकिन उस दौर में अगर जाएं जहां से आपने शुरुआत करी तो आज आप अपने आप को कैसे देखती हैं? देखिए, मुझ में चेंज कुछ नहीं आया, फर्क कुछ नहीं आया। जैसी मैं डाउन टू अर्थ थी वैसे ही हूँ आज भी, क्योंकि मुझे लगता है आप जितनी ज़्यादा शिक्षा आपके आपकी बढ़ती है और जितने ज़्यादा ऊंचाइयों को आप छूते हैं, उतना आपको हम्बल होना चाहिए। अगर इंसान के व्यक्तित्व में गुरूर आ जाता है तो वहां से उसका डाउनफॉल, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर हर काम किया। मैंने हमेशा ये जाना है कि कर्म ही सिर्फ हमारे हाथ में होता है, बाकी फल की इच्छा करना ना करना ये मनुष्य की फितरत होती है कि वो फल की इच्छा करता है, पर मैंने नहीं की। फल अपने आप ही सामने आता चला गया। तो ईश्वर की बहुत कृपा रही कि सड़क से उठकर खड़ी हुई हूँ, आज जहाँ हूँ वो आप सब जानते हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जीवन की अब तक? एक महिला होने के नाते भी आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं। खुद का एक निजी जीवन भी होता है, वो भी एक चैलेंजिंग होता है। जी। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है जीवन की? देखिए, ऐसा चुनौतियां तो सभी बड़ी होती हैं, लेकिन एक महिला के लिए स्पेशली जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो इस समाज में अपने कैरेक्टर को बचाकर अपने आप को स्थापित करना। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमन बनना जिससे बात करने के लिए भी हर पुरुष और समाज का हर प्राणी 2 बार सोचे और उसके बाद आप तक पहुंचे। मैं देख रही थी कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है जी। बहुत स्ट्रांग है और आपने इतनी सारी डिग्रीज आपके साथ जुड़ी हैं। जी। शिक्षा महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब कहते हैं। आपने उस चीज़ को कैसे महसूस किया कि एक शिक्षा ही वो हथियार है जो आपको इस समाज में उस तरह से स्थापित कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि शिक्षा ही हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और दूसरी बात ये है कि जितना आप शिक्षित होते हैं उतना आपका दिमाग खुलता जाता है, उतना हर एक प्रॉब्लम से जूझने के लिए आपको सॉल्यूशन मिलता जाता है। आप पैनिक नहीं होते हैं जिंदगी में। मेरा हमेशा ये मानना रहा कि कभी गिव अप मत करो, और ये गिव अप ना करने की जो शक्ति मेरे अंदर आई वो मेरी शिक्षा की वजह से ही आई, क्योंकि शिक्षा इंसान के मानसिक स्तर को बहुत खोल देती है, बहुत बड़ा वास्ट कर देती है, जिससे एक सोल्यूशन अगर नहीं काम कर रहा है तो हम दूसरे सोल्यूशन पे जाते हैं, दूसरा नहीं काम कर रहा है तो हम तीसरे पे जाते हैं। इसलिए हमें कभी ये डर नहीं लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सामने से तो हम उसे कैसे फेस करेंगे, ये कैसे वाला क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप
शिक्षा में अपने आप को, शिक्षा सिर्फ आपने सिर्फ रट के और एग्जाम पास करने के लिए नहीं ली है। अगर आपने उसको समझा है, उसकी गहराई में आप गए हैं, उसके हर पहलू को समझा है। जैसे मेरी बहुत वास्ट एजुकेशन है, जैसे साइंस में पहली मेरी डॉक्टरेट थी प्लांट ब्रीडिंग में, जो कि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर से पूरा किया था। उसमें ही मेरे बहुत चैलेंजेस आए। मेरे जो को गाइड थे उन्होंने बहुत सारी विषमताएं मेरे उसको पूरा करने में बीच में लाकर खड़ी कर दी। पैसे का भी अभाव रहा और बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्या बोलना। लेकिन जो मेरे गाइड थे उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, क्योंकि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी। एमएससी डीएवी कॉलेज से की थी और एमएससी में कानपुर यूनिवर्सिटी टॉपर रही मैं। तो मेरे गाइड का जो मेरे सिर पर हाथ रहा, मतलब आप यकीन मानेंगे कि उन्होंने मुझे आखिरी के दिनों में, जब थीसिस कंप्लीट की जाती है, तो अपने घर तक में रखा। मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि जब पहली बार मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा था तो वो उनके आशीर्वाद से लगा था, और उनका नाम है डॉक्टर बीडी सेमवाल। वो यहीं देहरादून के ही हैं। फिर मुझे मेरा बड़ा मन था कि मैं मैनेजमेंट में कुछ करूं, साइकोलॉजी में कुछ करूं। तो दूसरी डिग्री मैंने मैनेजमेंट में ली। फिर उसमें भी मैंने डॉक्टरेट किया हासिल। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो फ्रेंड सर्किल थे और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बातों से मन बड़ा हल्का होता है, आपसे बात करके बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक हीलर का काम करूं। तो हीलर बनने के लिए फिर मैंने अपनी वो स्टार्ट करी कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स किया, एडवांस। अच्छा। और तब से लेकर आज तक मैं अपनी ये तीनों ही जो मेरी शिक्षा की वो है, मेरी उपलब्धियां हैं, कि मेरी तीनों ही डिग्रियां मेरा आज साथ निभा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि हम आज के टाइम पे बात करें, हम कहते हैं लड़कियों का जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी हद तक सुधरा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एजुकेशन में उनको आज भी चैलेंज है, फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती हैं। एक पढ़ाना है, लेकिन फिर भी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वही गिना-चुना जो एक तरीका है कि ग्रेजुएशन कर ली तो ठीक है, शादी हो गई। उनके लिए तो ये चैलेंज है ही है। आपने जब अपनी एजुकेशन और इतनी सारी डिग्रियों के बीच में, तो व्यक्तिगत तौर पे कोई चैलेंज लगा, या फिर उस समय भी इतनी अवेयरनेस थी, या आसपास का माहौल इतना ऐसा था कि बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजा जाए या इतनी एजुकेशन के लिए उनको इजाजत दी जाए? नहीं, एक्चुअली हमारे टाइम में बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी इतना जो ओपननेस आज है, आज तो फिर भी बहुत ज्यादा जागरूक है इंसान, पेरेंट्स भी, और हमारा समाज भी काफी जागरूक हो रहा है। बेटी बचाओ के अभियान चल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के। उस समय नहीं था। लेकिन इसमें मैं कहूँ कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे माता पिता, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इनिशियल एजुकेशन में। मेरी पहली डिग्री तक मेरे माता पिता ने हमेशा ये सिखाया कि बेटा कुछ भी करो, बस ये याद रखना कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, और तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, तुम्हारी डिग्निटी क्या है, उसके पार जाके कुछ मत करना। लेकिन उसके बाद ये था कि भाई शादी हुई, वो नहीं कारगर सिद्ध हुई, तो बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया, क्योंकि मेरी गोद में 2.25 महीने का बच्चा था। तो कोई बात नहीं, चैलेंजेस आए पर करती चली गई, बस गिव अप नहीं किया। एक दिन वो भी था कि सड़क पे थी, रहने के लिए घर नहीं था, बेटे को दूध पिलाने के लिए भी उतने पैसे नहीं थे, जमा करके कहीं से इकट्ठा करने पड़ते थे। लेकिन आज ये दिन है, तो मेरा हर बेटी को यही कहना है, और हर माँ बाप से यही कहना है कि जब बेटी पैदा हो तो मिठाई जरूर बांटना, भले ही बेटे पैदा होने पर एक बार को ना बांटो, क्योंकि बेटी वो है जो आपके बुढ़ापे का भी सहारा बनती है। भले ही वो दूसरे घर चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा माँ बाप रहते हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको पता है कि दर्द जो होता है उसका मन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन जब खुद आप दर्द से गुजर रही थी तो अपने आप को कैसे मजबूत किया फिर उस वक्त? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहली बात तो ये है कि दर्द को मैंने महसूस किया ही नहीं। मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया कि अगर ये चीजें मेरे सामने आई हैं तो शायद भगवान ने मुझे इस जीवन में इसीलिए भेजा है कि मैं ये चैलेंजेस आराम से पार कर जाऊंगी।
तो उस दर्द को मैंने अपनी पावर बना लिया। आँसुओं को आँख से गिरने नहीं दिया, उनको आँखों में ही अंदर ले गई कि नहीं, अगर ये गिर गए तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी हम अक्सर जीवन में। कहते हैं कि अगर अकेलापन है या आजकल डिप्रेशन और ये तमाम चीज़ों की जब बात होती है, तो कहते हैं आस-पास के लोगों से बात कीजिए, अपने घर में बात कीजिए, माता-पिता से बात कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो उसको अकेले मत सहन कीजिए। तो आपके पास तो कोई नहीं था, फिर कैसे अपना दर्द बाँटा? या ज़रूरत नहीं लगी? हालाँकि आपने शुरू में कहा कि मैंने अपने आँसुओं को अपने अंदर, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पास साझा करूँ बात को कुछ? क्योंकि इतना छोटा बच्चा लेके आपने अकेले उस यात्रा को शुरू किया। फिर भी कुछ लगा नहीं कि नहीं लगता था, इनिशियली लगता था काफ़ी। कभी-कभी माँ से बात कर लेती थी। मन करता था कि कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा इंसान हो, लेकिन शब्द ही नहीं मिलते थे कि क्या बयान करूँ। शायद दुःख तो हर एक की ज़िंदगी में है, किसी की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ कम है, तो मैं किसी से क्या बयान करूँ? तो अब एक सिंगल मदर के तौर पे आपकी यात्रा शुरू हुई जब, जी। यकीनन एक महिला अपना घर सँभालना, अपने आप को स्थापित करना और जिस मज़बूती से आपने इस शहर में अपने आप को स्थापित किया है जी। और साथ के साथ वो सिंगल मदर की ज़िम्मेदारियाँ भी, कैसे बैलेंस किया इन सब चीज़ों को? सच बताऊँ तो कुछ तो अपनी पावर और कुछ मेरे दोस्त बड़े प्यारे मिले मुझे। भगवान की ये बड़ी ब्लेसिंग्स रही कि मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया। जब मैं बिल्कुल अकेली थी, छोटा-सा कृष्णांश था मेरा बेटा मेरी गोद में 2.25 महीने का और मैं बिल्कुल अकेली थी इस शहर में। मेरे पेरेंट्स तब पापा की पोस्टिंग कानपुर थी और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी और जॉब करनी थी मुझे। अब उस समय क्रैच नहीं हुआ करते थे। अब छोटे से बच्चे को 2.25 महीने के कहाँ छोड़ो, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय मेरा एक क्लासमेट मुझे मिला जो 9th-10th में मेरे साथ पढ़ा करता था। और ये कहूँ कि भगवान ने शायद उसे भेजा था, उसने मेरा बड़ा साथ दिया। उसने मुझे अपने घर में रखा थोड़े दिन, 1 साल के करीब मैं उसके घर में रही। और मतलब बेटे को भी मेरे उसने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया और मतलब जैसे हर मुश्किल में खड़ा था मेरे साथ। और लेकिन वही है कि चैलेंजेस तो खुद ही फेस करने होते हैं। तो क्रैच ढूँढने में उसने मेरी बड़ी मदद की। एक हमें लेडी मिली उस समय, क्रैच का तो वो ही नहीं था। 2008 की बात है ये। तो क्रैच नहीं हुआ करते। एक लेडी मिली पंडितवाड़ी में जो बच्चों को रखा करती थी छोटे। तो मैंने उससे बात की कि मैम आप रख पाएँगे क्या? बहुत छोटा बच्चा है। 6 महीने का हो गया था तब तक। तब तक मैंने जॉब नहीं शुरू की थी क्योंकि मैं क्रैच ढूँढ ही नहीं पाई थी आकर। तो फिर उनसे बात करके अच्छा लगा। काफ़ी उन्होंने दिलासा दिया कि नहीं मेरे बच्चे की तरह है, मैं अच्छे से रखूँगी। तो मैं तब आईसीएफआई यूनिवर्सिटी में काम करती थी और सुबह 7 बजे निकलती थी। जो बैग होता है ना बच्चों वाला, बेटे को उस बैग में डालती थी। उसका दूध, मिल्क पाउडर, गरम पानी, उसकी नैपीज़, सब कुछ एक बैग में पूरा पैक करके और उस लेडी के पास छोड़ के मैं 7 बजे वहाँ अपनी मेरे पास टीवीएस स्कूटी हुआ करती थी उस समय, बाय चांस तब तक एक पुरानी ले ली थी। तो उसको मैं वहाँ खड़ी करके उनके घर पे पंडितवाड़ी में, फिर मैं पैदल जाती थी मेन रोड तक। वहाँ से मुझे ICFA यूनिवर्सिटी की बस मिलती थी, पौने 8 बजे। और अगर वो चूक जाती थी तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता था। शाम को वही 7 बजे मैं वापस आती थी अपने छोटे से बच्चे का मुँह देखकर। मेरा दिल ऐसा होता था, लेकिन फिर मतलब आँख में आँसू आता था, फिर मैं पी जाती थी कि नहीं, इसी के लिए तो करना है मुझे सब कुछ। इस दौर से जब आप गुजर रही थी और फिर जब हम आपकी उपलब्धियों की सूची देखते हैं वो तमाम जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, जब ये सफर शुरू हुआ जी। तो लगा कि एक दौर में आप इस तरह से संघर्ष कर रही थी और यकीनन एक महिला के लिए कितना मुश्किल वो चैलेंज रहा होगा हर दिन। फिर जब एक वो जंप आना शुरू हुआ लाइफ में, तो वो मोमेंट कैसा हुआ? कैसे आसपास वो चीजें पहुंचनी शुरू हुई या लोगों से फिर इंटरेक्शन शुरू हुआ? जब अवार्ड्स मिलने शुरू हुए तब लोग नजदीक आने शुरू हुए, तब जिन लोगों ने कभी साथ छोड़ा होगा वो आसपास दिखने लगे? हाँ, ये बड़ा मतलब चेंज, एक मैं कहती हूँ कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी गज़ब की चीज़ है
कि जब इंसान फेमस होना शुरू हो जाता है तो हर इंसान आपसे बात करना चाहता है, और जब आप दुख में होते हो या आप परेशान होते हो तो एक तिनका परिंदा नहीं फटकता आपके पास। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ बहुत दिया है, और शायद ईश्वर की कृपा अपने दोस्तों के साथ, बहुत चुनिंदा दोस्त हैं मेरे 3-4 उँगलियों पे गिन सकते हैं आप, लेकिन बहुत प्यारी दोस्त हैं मेरे सब। कुछ अवार्ड्स, और कुछ सम्मान जो है वो आपके लिए यादगार होते हैं। हाँ, मेरा हुँ। पहला अवार्ड हुँ। जो मुझे मिला था, एक्चुअली क्या था कि मेरे पिता जो थे उनको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और मुझे कहीं ऐसा लगता था कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। वो बहुत दुखी होते थे मुझे अकेला देखकर। तो जब मुझे पहला अवार्ड मिला तो मेरे पापा इतने खुश थे कि मैं अब उनको आपको अगर उनका चेहरा दिखाऊँ, उनका फ़ोटो दिखाऊँ, तो आपको लगेगा उनके दिल से हँस रहे हैं। हुँ। हरीश रावत जी से वो मिले, उन्होंने हाथ मिलाया। सीएम उत्तराखंड ने मुझे वो अवार्ड दिया था, उत्तराखंड रत्न। हुँ। मतलब माँ भी खुश थी, ऐसा नहीं है, लेकिन पापा की खुशी तो बहुत ही, और उनको खुश देखकर मुझे ऐसा पहली बार एहसास हुआ कि शायद जीवन में आज पहली बार मैंने अपने पिता को वो खुशी दी है जो वो वो उम्मीद मुझसे करते उम्मीद थे। लगा के बैठे हुए थे। हुँ। आज तक इतने पढ़ाई-लिखाई और सब कुछ करने के बाद भी मैंने वो खुशी उनकी आँखों में नहीं देखी थी, हुँ। जो वो पहली बार देखी, हुँ। जब मुझे उत्तराखंड रत्न अवार्ड मिला था। तब बच्चा कितने साल का था? बच्चा था मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का होगा। हुँ। तो ये ये जो इतना कड़ा इम्तिहान ज़िंदगी ले रही थी, लेकिन उसके बाद जो मिला, हाँ, उसकी खुशी? खुशी बस खुशी इतनी थी कि अपने ईश्वर के सामने जाके कहा, मैंने कहा प्रभु धन्यवाद आपका, शुक्राना आपका, बस अपना हाथ मेरे सिर पर यूँ ही रखिएगा। और वहाँ से जो शुरुआत हुई तो मुझे फिर उसके लगता बाद है कि फिर अवार्ड्स की उसके बाद बारिश। में आज तक रुक ही नहीं पाई हूँ। हुँ। कोशिश करके भी अब मैं बहुत सारे अवार्ड्स को मना कर देती हूँ। अभी आपने क्रच का ज़िक्र किया था। हुँ, कई बार तो वो मजबूरी होती है जो हमने आपकी देखी थी। हुँ, लेकिन आज के टाइम में उसे कई बार मजबूरी भी कहा जा सकता है, लेकिन किस तरह से उसको देखेंगे? क्योंकि हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है और फिर बच्चों को जो है हुँ, हुँ, कहीं न कहीं वो एक ज़िम्मेदारी होती है और इस तरह का ऑप्शंस पेरेंट्स को देखना पड़ता है। हुँ। उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए आज के समाज की और आज के टाइम की जो ज़रूरत है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी भी है। हाँ, साथ में आपकी फैमिली लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी है। तो क्रैच का कांसेप्ट बुरा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन देखिए अब जो अपने घर में कंबाइंड फैमिलीज़ में दादा-दादी, नाना-नानी के पास जो बच्चे की परवरिश होती है, वो माहौल तो क्रैच नहीं दे सकता कभी भी। हुँ। लेकिन हाँ, आजकल जो अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जैसे मैं यहीं का नाम लूँगी आपको, देहरादून में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ है, उन्होंने कैंपस के अंदर ही बहुत प्यारा क्रैच जो है अच्छा। डेवलप किया है। तो है। कभी-कभी ऐसा नहीं लगता है कि भाग-दौड़ भरी उस ज़िंदगी में हुँ। वो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बच्चे के साथ गलत कर बैठते हैं? ये तो देखिए आजकल का जो ये टाइम चल रहा है कि पेरेंट्स अपने में बिज़ी, मैं तो ये देख रही हूँ कि जो लेडीज़ वर्किंग नहीं भी हैं, वो भी घर में अपनी किटी पार्टीज़ और हुँ। अपने सीरियल्स को देखने में इतना बिज़ी हैं कि बच्चों को फ़ोन, खाना खिलाते समय भी बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं। मेरे पास केसेज़ आते हैं, हुँ। छोटा-सा बच्चा है आपका 5-6 साल का भी नहीं है, हुँ। और आप शिकायत लेकर आ रही हैं कि मेरा बच्चा तो बिना फ़ोन के खाना ही नहीं खाना नहीं खाता। खाता, ये तो तो मैं कहती हूँ कि पहली बार जब उसको आपने खाना खिलाया था तो ये फ़ोन आपने ही पकड़ाया था ना उसके हाथ हुँ, में। बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा ही पेरेंट्स से होता है कि अगर आपका बच्चा आज की डेट में बिना फ़ोन लिए हुए खाना नहीं खा रहा है, हुँ। तो गलती किसकी है? हुँ। उस छोटे से बच्चे की तो गलती नहीं है बिल्कुल। ना। हुँ। ऑब्वियसली आपको टीवी में सीरियल देखना था, सास-बहू का, या आपको अपनी किटी पार्टी में जाना था, इसलिए आपके पास उतना टाइम नहीं था कि आप उसको बहला सकें, उसको प्यार से ट्रीट करके और उसके मुँह में निवाला दे सकें। हुँ, बिल्कुल। हुँ। पिता की भी उतनी ही उतनी ही ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी है। ठीक है, आप ऑफ़िस जा रहे हैं, तो आप शाम को तो घर आ रहे हैं। हुँ। भले ही आपका कितना हेक्टिक शेड्यूल है, आप 1 घंटा तो अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। हुँ। मैंने एक दिन अपने बच्चे को क्रेच में देखा कि उसने, मतलब बहुत सेंसिटिव सी बात है, पर मैं ये यहाँ शेयर करना चाहूँगी उन माँ-बाप के लिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं।
एक दिन जब मैं शाम को 7:30 बजे लौटी हूँ इकफा यूनिवर्सिटी से, तो मेरा बच्चा घर के गेट पर खड़ा था, जहाँ पे मैं क्रच में उसको छोड़ती थी, जिस लेडी के घर पे, और उसने पॉटी की हुई थी। वो 1 साल का भी नहीं था उस समय बच्चा, हल्का हल्का गेट पकड़ के खड़ा होना उसने शुरू किया था। मैंने आवाज लगाई, घर में किसी की आवाज नहीं आई। वो लेडी घर पर नहीं थी और उसका बेटा सो रहा था आराम से। आप ये सोचिए, गेट खोलकर उस बच्चे को कोई भी उठा के उस समय ले जाता तो हु वाज आंसरेबल। और उस दिन उसकी हालत पता नहीं उसने कब से पॉटी की हुई थी। उसकी ऐसी हालत हो रही थी कि मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती इस समय कि माँ तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़ने, कहाँ तू क्या पैसा कमा रही है तू, जब तू मेरा ख्याल नहीं रख सकती। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है रेनू जी, मैंने कभी फुल टाइम जॉब ही नहीं करी। मैंने पैसे को कभी अपने बच्चे से ऊपर नहीं रखा। मैंने कहा मेरे पास कम पैसा आएगा लेकिन मेरा बच्चा क्रच में नहीं रहेगा। मैंने वो जॉब छोड़ी, मैं उसको लेकर जयपुर गई। वहां मैं हॉस्टल में रही, गर्ल्स हॉस्टल में। वहां मैं 1 घंटा अपना क्लास लेती थी जाके, दूसरे घंटे में मैं अपने बच्चे को आकर प्यार करती थी, उसे दूध पिलाती थी, खाना पिलाती थी, खिलाती थी। फिर तीसरे घंटे जाकर मैं दूसरा लेक्चर लेती थी, चौथे घंटे आकर मैं फिर अपने बच्चे को देखती थी। 2 साल मैंने वहां काटे। फिर किस्मत मेरी ऐसी थी कि वहां मैनेजमेंट कॉलेज ही बंद हो गया उस समय, मुझे फिर वापस आना पड़ा देहरादून। लेकिन मैंने उसके बाद कभी फुल टाइम जॉब आज तक नहीं करी। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो सिर्फ इसको एक वजह बनाते हैं कि शायद मैं अब करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बच्चे की जिम्मेदारी है? देखिए, ऐसी औरतों के लिए मैं कहूंगी वो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाती हैं। अगर आपके अंदर विल है, आपकी स्ट्रांग विल है, आपके अंदर एक जज्बा है ना कुछ करने का, तो आपको कुछ नहीं रोक सकता। अब मैं इतने सारे काम करती हूँ लेकिन अपने बच्चे को भी पूरा वक्त देती हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं ब्रह्म कुमारीज भी जाती हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, आपको तो पता ही है। और मतलब क्या बोलूं मैं अपने मुंह से कि बहुत सारे काम मैं करती हूँ, पर मेरे बच्चे का वक्त उसी का है। उसको निग्लेक्ट करके मैं आज भी कोई काम नहीं करती, क्योंकि ये उसका एडोलेसेंस टाइम है। ये एक ऐसा टेंडर टाइम है उसकी एज का कि अगर मैंने इस समय उस पर ध्यान देना छोड़ दिया तो शायद उसकी जिंदगी बिगड़ जाए। आज वो 16 साल का हो गया। कभी कोई शिकायत की उसने कि किसी भी चीज को लेकर आपके, या कभी महसूस की कमी की केवल माँ है साथ में या पूरा परिवार होना चाहिए था, या मेरे पास परिवार के और सदस्य क्यों नहीं, ऐसे कभी कोई शिकायत की या टाइम ऑब्वियस नहीं है मिलता? कि हाँ, एक पिता का हाथ हमेशा बच्चा मिस करता है, लेकिन उसको मैंने सब सच बताया, उससे कुछ छुपाया नहीं। जब वो इस काबिल हो गया, मतलब पिछले साल ही जब वो 16 साल का हो गया, तो अब एक, क्योंकि वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहा है, एडोलेसेंस से अब वो मैच्योर हो रहा है, 18 साल का हो जाएगा, 17 में चल रहा है, तो मैंने उसे सब बताया उसके फादर के बारे में। ऐसा नहीं है, सब सच बताया। मैंने उससे कहा बेटा, मैं उसको उस शहर में लेकर गई कि तुम्हें अपने पापा से मिलना है, मिलो। डॉक्टर थे, हैं बहुत बड़े, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनका, नामी गिरामी लोग हैं। उसने कहा नहीं मम्मा, जिस पिता ने मेरी तरफ आज तक आंख उठाकर देखा ही नहीं है, मैं उस पिता का क्या करूं। तो कमियां होती हैं जिंदगी में, लेकिन आप क्या संस्कार दे रहे हैं, वही मैंने कहा ना, वक्त। मेरा हर पेरेंट से हर केस में ये क्वेश्चन पहला होता है कि आप अपने बच्चे को वक्त कितना देते हैं और वो वक्त कैसा देते हैं। कोशिश ऐसा करती महसूस है। किया कि कोई बच्चा किसी कोई वाकई जैसे स्पेशली एक शादी का दबाव भी देखने को मिलता है, या एजुकेशन चाह रही हैं आगे नहीं मिल पाती है, ये फैमिली में कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, वो चीज वो बता नहीं हाँ, पाती ये है। केसेस मेरे पास बहुत आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी यहाँ कि फैमिली में उन्हीं के घर के लोग, उन्हीं के रिलेटिव्स उनके साथ गलत कर रहे हैं और उन्हीं के माँ बाप उन्हें चुप रहने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ फिर देखिए, आप माँ बाप की गलती मुझे सामने दिखती है कि तुम उस बच्ची को तो तुमने उबरने ही नहीं दिया, तुमने उस बच्ची को कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं, तुमने तो उसको पहले ही उसकी सारी डिग्निटी, उसकी सारी पर्सनालिटी को मार दिया, उससे ये कहकर कि बेटा कोई बात नहीं, घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए।
भाई अगर उसी समय आपने कुछ स्टेप ले लिया होता तो उस लड़की के, उस बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस आता कि कम से कम दुनिया में कोई नहीं तो मेरे माँ बाप तो मेरे साथ हैं खड़े हुए। और ये सिर्फ रूरल एरिया की बात नहीं है, नहीं नहीं, शहर में शहर भी में ये भी है, चीज शहर शहर में बहुत अच्छे घरों की लड़कियां, मैं नाम नहीं लूंगी, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाली बच्चियां हैं, बहुत बड़े घरों की, 4-4 कारें घर में खड़ी हैं, बंगले हैं, घर के अंदर क्या हो रहा है ये आपकी रूह कांप जाएगी सुनकर। कभी कोई केस ऐसा है जो याद रहता है जहन में हमेशा, उसका जिक्र ना करते हुए, लेकिन हाँ कोई ऐसा? हाँ, एक बच्ची शाइज़ोफ्रेनिक हो गई थी, उसने खुद को ही मारना पीटना शुरू, ये एक बीमारी होती है साइकोलॉजिकल, अच्छा, जिसमें इंसान खुद को मारना क्या पीटना, नाम बताया आपने जख्मी इसका? करना, शाइज़ोफ्रेनिया। अच्छा, एक बार एक ऐसी लड़के का मेरे पास केस आया था, वो अपने आप को देवता बताता था, मैं विष्णु भगवान हूँ, मेरी अच्छा, पूजा करो। वो अपने माँ-बाप से अपनी पूजा करवाता था और वो नहीं करते तो उनको उनको भी मारता था, अपने आप को भी मारता था। तो मतलब बड़े टिपिकल केस होते हैं इसके। तो वो बेटी जो है वो उसने अपना अपने आप को मारना, हार्म करना शुरू कर दिया, अपनी नस-वस काट ली उसने और कभी भी ऐसे चाकू लेके बैठ के और कभी भी कहीं भी कट मार देना। तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, बहुत अच्छे घर की लड़की, इकलौती बेटी थी। 1.5 साल की काउंसलिंग में वो बच्ची नॉर्मल हो गई। 1.5 साल आपने काउंसलिंग की इसकी लगा? उसको मेडिसिन भी दी मैंने। अच्छा, हाँ, मेडिसिन पे भी ज़रूरी होता है डालना, क्योंकि जब ये इस बीमारी में क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बच्चे। बच्चा क्या बड़ा भी हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल इसमें। जिस तरह का संघर्ष आपका रहा, आपने खुद मोटिवेट भी किया और आज मोटिवेट भी कर रही हैं। और आज जब आप सामने उन बच्चों को देखती हैं जो जरा सी बातों पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो गैप जो है वो किस तरह, क्या दिखता है उस गैप में? देखिए गैप का सबसे पहले तो मैं कहूँगी बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का मतलब ही नहीं पता है। ये बहुत एक्यूट डिजीजेस होती हैं साइकोलॉजी में। बच्चों को मन का जरा सा काम नहीं हुआ तो वो कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? पापा ने मेरी फेवरेट बॉल नहीं दिलाई, मैं डिप्रेस हो गया हूँ। मुझे एंजाइटी हो रही है क्योंकि आज मैंने अपनी पसंद का खाना नहीं खाया। हमारे टाइम में तो फिर भी मतलब ये चीजें नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा गैप है कि आज के बच्चे के अंदर ना पेशेंस है, ना बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है और ना सोचने समझने का वो तरीका है जो हमारी जनरेशन में होता था। हम आज भी अपने पेरेंट्स को आप करके बुलाते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं अरे यार पापा, अरे यार मम्मी, बैठो जरा, तो हम यार बन गए अपने बच्चों के। तो वो कहा भी जो जाता है कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होइए, फ्रेंडली हो। फ्रेंडली तो तब भी थे हमारे पेरेंट्स, ऐसा थोड़ी है। फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि आप यार बुलाने लगो अपने पेरेंट्स को। ठीक है, कभी मजाक में बोल दिया चलता है, बट आप दुनिया के सामने कहीं भीड़ में आप कंधे पे हाथ रख के और यार बुला रहे हो तो दैट इज नॉट योर मैनर्स। वो आपके संस्कार नहीं है आज भी। तो क्या पेरेंट्स, हम जहां तक देख रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करवाने की, लेकिन Correct. कहाँ कमी है यही जो तो प्रोवाइड गलती नहीं है, करवा रहे हैं? गलती ही ये है। हमारे माँ बाप सब कुछ होते हुए भी हमें अभावों में पालते थे। तो कोई अभाव नहीं था, पर उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, जो आजकल के पेरेंट्स नहीं सिखा रहे अपने बच्चों को। वो सब कुछ उन्हें अवेलेबल करा देते हैं। तो कमी पेरेंट्स की तरफ से नजर आती है इसमें? बड़ी कमी पेरेंट्स की तरफ से है। आज भी मैं हर एक पेरेंट से सवाल करती हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है अपने बच्चे की। क्या आपने हर चीज उसको अवेलेबल करा दी समय से पहले, या आपने उससे कहा कि बेटा ये अचीव करके दिखाओ तो तुमको ये मिलेगा। और जो बची कुची कमी है वो हमारे मीडिया ने और हमारे नेटवर्किंग ने और हमारे कोरियन गेम्स ने और एडिक्शन टू मोबाइल, इन चीजों ने पूरी कर दी। कोरियन गेम्स की ही आपने बात करी तो जो हाल फिलहाल का मुद्दा है उस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ जी। गाजियाबाद में जो घटना सामने आई, हैरान करने वाली थी, बहुत दुखदाई, बहुत दुखदाई, वेरी सैड। तो कैसे क्या समझा जाए इस चीज को कि मतलब बच्चे अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, ये जिस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी उसमें, आप कैसे देखती हैं इसे? किस तरह, कहाँ कमी, किसकी साइड से ज्यादा कमी दिखती है? देखिए कमी की बात की से पहले मैं कहूंगी कि
पहली बात, जो उनकी उम्र थी 12 साल, 14 साल और 16 साल, तीनों ही एडोलेसेंस बच्चियां थी। ये सही है कि पिता ने अपना मोबाइल उन्हें दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे वो सही है कि उन्होंने इंडिविजुअल मोबाइल बच्चों को अलग नहीं दिलाया, यहाँ वो सही है। पर उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जितने वक्त तक वो मोबाइल उन बच्चियों के पास रहता है, जिसे कि वो ये नाम से लेती है कि हमें पढ़ाई करनी है, उस समय में वो बच्चियां वाकई में पढ़ाई कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं। उनको कितने वक्त के बाद ये पता चला कि वो इस कोरियन लव गेम में इन्वॉल्व है, उनकी तीनों बच्चियां, जिसमें से जो सबसे बड़ी थी वो उन दोनों को ऑर्डर्स देती थी गेम के अकॉर्डिंग, और वो फिर उस तरीके से बाकी दोनों सिस्टर्स उनकी बिहेव करती थी, ठीक है। फिर आपने अलग कमरा अपनी बच्चियों को दे, ये आजकल का माहौल है कि भाई एक अलग कमरा दे दिया जाता है बच्चों को, तो ठीक है माहौल है, लेकिन एक आई आपको रखनी चाहिए ना, एक जागरूकता चाहिए ना पेरेंट्स को। तो यहाँ पेरेंट्स फेल हो रहे हैं। आप दीजिए मोबाइल, अपना मोबाइल दीजिए, चाहे आप इंडिविजुअल मोबाइल दीजिए, ये आंख तो आपको रखनी पड़ेगी ना, विजिलेंट तो आपको रहना होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। वही जैसे स्कूलों में भी अब ऑनलाइन पढ़ाई का जो ये कल्चर बढ़ा है, एक देना मजबूरी है बच्चों को, लेकिन साथ के साथ जिम्मेदारियां भी, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ गई ना फिर पेरेंट्स की, और टीचर्स की भी जिम्मेदारी है इसमें। भाई आप ऐसा काम भी तो, हम भी तो बनाते थे ना प्रोजेक्ट्स, हम लाइब्रेरी जाके बैठते थे। आज का बच्चा लाइब्रेरी नहीं जाता, सीधा चैट जीपीटी पे डाउनलोड करता है और लिख देता है। एक्चुअली देखा जाए तो आज की जनरेशन तो मेहनत ही नहीं करना जानती है, जो मेहनत हमने अपनी जनरेशन में की है वो मेहनत थी। आज का बच्चा मेहनत करना ही नहीं चाहता। आज के बच्चे बोलते हैं हम स्मार्ट वर्किंग है। ये स्मार्ट वर्किंग में तुम्हारा अपना ब्रेन तो बेकार हो रहा है, तुम स्मार्ट नहीं हो रहे हो, तुम सिर्फ फोन यूज करने में स्मार्ट हो, तुम्हारा अपना ब्रेन नहीं काम कर रहा है। आज का बच्चा एआई से क्यों डर रहा है? एआई डरने की चीज नहीं है, फीड तो हम ह्यूमन ब्रेन ही कर रहा है। अभी पीछे मेरा लेक्चर हुआ था एआई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन का, तो उसमें मैंने बच्चों को यही समझाया, सारे यही थे कॉलेज गोइंग बच्चे जो करियर की तरफ अपना बढ़ रहे हैं। तो बच्चों का सवाल यही था कि मैम अब तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन आने वाली है कि सब कुछ एआई करेगा तो हम करेंगे क्या? अच्छा, ये सवाल बच्चों ने? हाँ, तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, एआई जो कर रहा है वो एक मशीन है ना, इंसान नहीं है। ब्रेन है क्या एआई के पास? ब्रेन आपके पास है। तो एआई जो डेवलप किया वो किसने किया है? हमने ही तो किया है। तो ह्यूमन ब्रेन से आगे थोड़े एआई चला जाएगा। एक चीज और इसमें जो सवाल उठता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो ट्रेंड जो है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, आप कैसे इसको कैसे रोका जा सकता है, या फिर ये कहें कि इसमें पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, क्योंकि देना तो जरूरी है आज की जो डिमांड है, लेकिन फिर भी जो ये खतरनाक चीज जो ये बहुत खतरनाक लेवल पे जा रही है लगातार, उसको कैसे किया जा सकता है? देखिए एक हमारे सामने एग्जाम्पल है, कई कंट्रीज है जिन्होंने बिल्कुल बैन कर दिए हैं गेम्स। आप तो प्रेस में है, यू मस्ट बी नोइंग, है ना। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा कोई स्टेप उठाती है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि पेरेंट्स अगर गेम खेलने दे रहे हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट सेट करें। पर बच्चों को अगर रोको तो वो फिर वो रोना, चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खाना, ये सारी चीजें नहीं करना, इस वजह से कर देते हैं। तरीका गलत है ना पेरेंट्स का। वही तो आपको काम करना है ज्यादा, कि बच्चों को पहले से आप रूटीन में डालिए, ये टाइम तुम्हारा खेल का है, ये टाइम तुम्हारा पढ़ने का है, ये टाइम तुम्हारा म्यूजिक क्लास का है, ये योगा का है, ये बाहर जाके खेलने का है। सबसे बड़ी चीज मैं देख रही हूँ, पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते बच्चों को, फिजिकल वर्कआउट 0 है आजकल के बच्चों का। तो यहाँ भी देखिए ना, फिर पेरेंट्स का ही तो रोल आ रहा है कि आपने क्या रूटीन बनाया हुआ है अपने बच्चे का, और अगर बना के दे रहे हैं और बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आप कैसे पेरेंट्स हैं जो आप अपने बच्चों को फॉलो नहीं करवा पा रहे? बिल्कुल भाई, जरूरी नहीं आप स्ट्रिक्ट होके ही करें, लेकिन कहीं कहीं स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। आप उसकी बेनिफिट्स उसको समझाइए, वो चीज जो डैमेज कर रही है उसकी चीजों की इम्यूनिटी पावर को लेस कर रही है, उसके साथ और जितनी नेगेटिविटीज हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं उसकी लाइफ में, जो उसको आगे फर्दर करियर लाइफ में उसको परेशान करेंगे, आप वो चीजें उसको समझाइए। उसके लिए वक्त चाहिए, बिल्कुल वो है नहीं आजकल के पेरेंट्स के पास। तो फिर वही पॉइंट लौट के आता है कि वक्त। हम सिर्फ बच्चों की बात ना करें, अगर हम
महिलाओं की भी बात करें इसमें, तो सोशल मीडिया का मेंटल लेवल पे क्या असर एक तो देखने को मिल रहा है? एडिक्शन है। हम्म। ये ऐसा एडिक्शन है जो मैं कहूंगी आपको स्मोकिंग से भी ज्यादा हो जाता है, ड्रिंक से भी ज्यादा जो डेंजरस एडिक्शन है वो ये है। हर एक सेकंड में महिलाएं ड्रेस बदल के और तुरंत अपलोड कर देती हैं। भाई उनका बच्चा अगर थका हुआ है स्कूल से आके खाना मांगता है तो कहते किचन में रखा है अपने आप ले लो, माइक्रोवेव रखा है उसमें गर्म कर लेना। मुझे लेकिन डिस्टर्ब मत करो। कर क्या रही हैं वो? ड्रेसेस चेंज कर करके अपलोड कर रही हैं सोशल मीडिया पे। सिर्फ वो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, एनर्जी वेस्ट कर रही हैं और अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रही हैं। कुछ आउटपुट नहीं है उसका। आपने इस तरह के केसेस हैंडल किए हैं तो क्या सलाह देती हैं आप उस वक्त, कैसे ट्रीट करती हैं? देखिए कुछ तो लेडीज बहुत गुस्सा हो जाती हैं मुझसे, क्योंकि मैं अब अगर मुझसे सलाह मांग रहे तो ऑब्वियसली मैं सामने से ही तुम्हें बताऊंगी कि भाई ये तुम्हारी गलती है, मत करो। तो वहां कई लेडीज की ईगो भी हर्ट हो जाती है। बट मैं इतना कह देती हूँ कि भाई सलाह मेरी ये है, मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है। तुम सिर्फ ये सोचो, हाँ आती है काउंसलिंग के लिए, मैं सिर्फ ये कहती हूँ तुम सिर्फ इतना सोचो कि ये सब करके तुम्हारा आउटपुट क्या है। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं तो एक माइंड में ये रहता है ना कि कुछ आउटपुट इसका पॉजिटिव हो। बिना किसी टारगेट के आप क्या अचीव करना चाहते हो? तो मेरा सवाल ये यूजुअली होता है ऐसी लेडी से कि आप ये जो कर रही हो 7 की जगह आपने 10 फोटो डाल दिए, आपका अचीवमेंट क्या है? 0। तो कई लेडीज को समझ में आया, उन्होंने उस पे, मैंने कहा अपने सेंसेस को कंट्रोल करो। जब भी आपको मोबाइल का ध्यान आ रहा है कि ड्रेस चेंज करके फोटो डालनी है तो कुछ क्रिएटिव करो जो आपकी हॉबीज है। कई लेडीज बहुत अच्छा गाना गाती हैं, कई बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, कई स्वेटर अच्छे बुनती हैं। ये मैं हाउस होल्ड लेडीज की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड लेडीज तक ही सीमित है, प्रोफेशनल लेडीज की भी हालत खराब है। यानी कि हमारा जीवन फोन तक और बाहरी दुनिया में इतना हम इन्वॉल्व हो गए कि हमारे जो घर में जहाँ हमारी जरूरत है, घर में आपस में बात समय नहीं है, वहां हम बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन 0 है। 4 लोग कमरे में बैठे होंगे, चारों अपने फोन पर होंगे। तो यही चीज तो तोड़नी है हमें। जब तक हम ये नहीं तोड़ेंगे, अगर कम्युनिकेट करना है फोनों को ऐसे रख दीजिए आप उठाकर, लेकिन और तब बात कीजिए। हो रहे हैं, इसके बिना बेचैनी एडिक्शन ही तो है। बेचैनी ये होती है कि उसने मुझसे पहले पोस्ट कैसे कर दिया सोशल मीडिया पे। टेंशन है, स्ट्रेस आप खुद तो क्रिएट कर रहे हो। मैंने क्या बोला, एक आपकी मानसिक अवस्था है जो आप खुद क्रिएट करते हो, दैट इज स्ट्रेस। आप एडिक्ट हो रहे हो उस चीज के, आपको खुद निकलना है उस चीज से। आपने तो जीवन में खुद इतना स्ट्रेस लिया है, उसके बावजूद अपनी एजुकेशन, जो कि कोई आम एजुकेशन नहीं थी कि आपने कोई बीए किया और एमए किया और नॉर्मल था, पढ़ाई था सब कुछ, मतलब उस लेवल तक अपने आप को एजुकेट करना, तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेस, आपने उसको कभी अपनी एजुकेशन लेवल पे हावी नहीं होने दिया? नहीं, तो मैं ये कहूंगी कि ये गॉड की ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे अपने सेंस ऑर्गन्स पे मेरा पूरा कंट्रोल है। और ये कंट्रोल बहुत मुश्किल से आता है, बिल्कुल, जिसके लिए आपको एक वर्ड होता है सेल्फ लव, जो आजकल प्रचलित बहुत है, लेकिन उसका मतलब लोग नहीं जानते। मेरा सवाल वैसे वही था आगे, पर आपने उसको ही ऐड कर दिया इसमें। हाँ, ये इसी के कॉम्बिनेशन में ही आता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपने आप को आज से 5 साल के बाद क्या देखना चाहते हो। तो ऑब्वियसली जो आप देखना चाहते हो वो एक इमेज आपके दिमाग में आएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करोगे। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कुछ जो आपकी बहुत मनपसंद चीजें उनको साइड करना पड़ेगा कि ये मैं 5 साल के बाद कर लूंगी जब मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगी। मैंने अपनी सारी हॉबीज छोड़ दी। अचानक से जीवन का जब दूसरा पड़ाव शुरू हुआ तो वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, बहुत सारा चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उसके बाद आया। तब दिमाग में आया कभी कि किस्मत अच्छी थी और अब अचानक से किस्मत बदल गई? कभी किस्मत को दोष दिया? किस्मत को दोष मैंने सच में आज तक नहीं दिया, लेकिन ईश्वर से ये सवाल जरूर रहा, वो भी बहुत प्राइमरी स्टेज पर रहा, कि मेरे साथ क्यों, जो कि एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है जो हर एक इंसान के अंदर आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर आज मैं इतनी पॉजिटिव हूँ और इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, तो ईश्वर की देन तो है।
वो किस्मत कहीं से नहीं आती है, वो आपका खुद का डेवलपमेंट है, आपका हार्ड वर्क है। तो जिस दिन मैंने अपने आप से ये कहा कि ईश्वर ने मुझे चैलेंज इसलिए दिया क्योंकि उसे पता है कि मैं इस चैलेंज को पार कर जाऊंगी, आई विल बी अ विनर, इसलिए उसने चैलेंज मुझे दिया। हर एक लड़कियों को क्यों नहीं देता है? तो मेरी किस्मत नहीं खराब है, मेरी किस्मत में ये यहाँ पहुंचना लिखा था। अगर वो चैलेंज नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो और मैं हर एक लेडी से, हर एक महिला से, हर एक लड़की से कहूंगी कि जिंदगी में जो भी परेशानियां आपके आए उसको परेशान होके मत देखो, उसके लिए अपनी किस्मत को मत कोसो। वो तुम्हारी नियति है जो उसने निर्धारित की है कि तुमको यहाँ नहीं कहीं और पहुंचना है। उन महिलाओं के लिए, या महिलाओं के लिए बल्कि युवाओं के लिए, जो खासतौर पर इतनी छोटी छोटी चीजों का आज डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के जो है केसेस हमें देखने को मिलते हैं, कौन सी आदतें अपने जीवन में डालें जो आपको मानसिक तौर पे मजबूत बनाएं? सबसे पहली चीज सेल्फ लव, खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि हर वो चीज जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको किसी आपके टारगेट तक पहुंचने में, कुछ अचीव करने में आपकी मदद करेगी। हम कहते हैं 2 शब्द होते हैं, डिटैचमेंट और अटैचमेंट। जिस दिन आप अटैचमेंट छोड़ के डिटैचमेंट की राह को पकड़ लेते हैं, उस दिन आपकी 0 एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं समाज के लोगों से, और उस दिन आप सेल्फ लव का असली मतलब समझते हैं। तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन में। सब कहते हैं ना, समय रुकता नहीं है, टाइम फ्लाइज। तो उस समय को पकड़ना सीखो इंसान, स्पेशली महिलाएं। आपके पास तो वैसे ही कम वक्त है, क्योंकि आपका आधा वक्त तो आपकी फैमिली की तरफ आपकी जिम्मेदारियां ले लेती हैं। अपने आप को पहचानो स्त्री, तुम क्या हो? तुम कंप्लीट पैकेज हो। यू आर हर स्त्री अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अपनी पावर को पहचानो और रूटीन बना के उसे फॉलो करिए। जो भी आप अपने लिए एथिक्स बिल्ड करते हैं, बिल्ड करिए। कई लोगों के जीवन में एथिक्स ही नहीं होते, बिल्ड करिए और उनको फॉलो करिए लाइफ में, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। जो आपने टिप्स दिए हैं वो हमारे देखने वाले जितने भी दर्शक होंगे उनके काम आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वाति मिश्रा जी हमारे साथ थी, जिनकी कहानी ये बताती है कि जिंदगी के कठिन अनुभवों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए। जल्द एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।